नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ऑपरेशन टीएमसी जब अपने अंजाम की ओर बढ़ चला, तत्काल भाजपाई दूसरे ऑपरेशन पर लग गए। खाली बैठते नहीं। हालांकि इस ऑपरेशन में शुरुआती दौर में ही कई बड़े झटके लगे। ऑपरेशन शुरू में ही पकड़ा गया, लेकिन पकड़े जाने से वो लोग रुकते हैं जिन्हें लोकलाज होता है, जिनमें शर्मिंदगी बची होती है, नैतिकता लेस मात्र जिनके शरीर में दिमाग में कहीं पर होती है, जिनमें न नैतिकता हो, न लोकलाज हो, न शर्मिंदगी हो, वो रुकते नहीं है। उनको रंगे हाथ पकड़ लो चोरी करते, तो भी चोरी का माल कब्जे में लेकर और भागते हैं, दौड़ाते रहो, भागते हैं। वही चल रहा है। महाराष्ट्र में अब शिफ्ट हो गया है पूरा खेल। महाराष्ट्र में खेल शिफ्ट हुआ है। खेल शुरुआती दौर में नाकाम रहा है, लेकिन जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मोडस ऑपरेंडी जो सिस्टम है, वो अभी न थका है न रुका है। एक सांसद दिल्ली में कदम रखता है और हड़कंप मच जाता है। देश की कथित रूप से मीडिया, अब वो मीडिया पत्रकारों की तो है नहीं, दलालों की भले हो, कथित मीडिया वो लगातार छापने लगती है, 7 आए। एक दिल्ली में आया, मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई, मोदी के मंत्री के साथ वो बैठा, और चारों तरफ ये फैला दिया जाता है कि बस अगला ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी हड़कंप है, और इस बात को एंडोज करने के लिए मोदी एंड कंपनी के लोग कैमरे पर भी आ रहे हैं कि हाँ, हम तोड़ रहे हैं, वो टूटने के लिए तैयार। ये उधर से कैमरे पर आकर के लोग बोलना शुरू कर दिए। पहले सिर्फ गोदियों की हेडलाइन बनी, अब हेडलाइन को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग सच दिखा दे रहे थे। तो अब बयान भी आने लगे। कब तक उद्धव ठाकरे रोक पाएंगे? जैसे कब तक ममता बनर्जी रोक पाई, वही वाला कब तक उद्धव रोक पाएंगे? कौन कौन टूट जाएंगे? किन पर भरोसा है? जिन पर भरोसा है वो बचेंगे, या भरोसा तो अब ममता बनर्जी चैप्टर देखने के बाद, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे आदमी को देखने के बाद, जिसकी पत्नी आज भी कह रही है, आज की तारीख में, कि मैं ममता दीदी के साथ ही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सुदीप बंदोपाध्याय, जिसकी पूरी उम्र गुजर गई ममता बनर्जी के साथ, सबसे सीनियर बुजुर्ग नेताओं में से, जब वो मम तक नहीं हुआ, तो आज दावे नहीं कहा जा सकता है कि फलाना आदमी तो बिल्कुल वफा निभाएगा, वफादारी निभाएगा। कहानी बड़ी पेचीदा हो गई है। इस पेचीदा कहानी को तमाम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिनके नाम चल रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई, तो वो लोग क्या बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे हैं, कल क्या बताएंगे, उसकी गारंटी हम नहीं लेते। आज मोदी के दौर में गारंटी किसी की नहीं, गारंटी किसी की नहीं। सब चाइनीज माल हो गया मोदी के दौर में, गारंटी किसी की नहीं। तो क्या आज की तारीख में हकीकत है? आज की तारीख में झूठ और हकीकत, सच के बीच का जो गैप है, उसको फिल करेंगे हम इस कार्यक्रम में। भाव को ले आइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन लाओ, हेडलाइन दिखाओ। उद्धव ठाकरे पर भी ममता बनर्जी जैसा संकट। दिल्ली पहुंच गए सांसद, क्या हुई बात? आगे चलो। उद्धव ठाकरे की बैठक से गायब संजय देशमुख। दिल्ली में एकनाथ शिंदे के मंत्री संग दिखे। शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलें तेज। मतलब ये सब, हम तो दो ही दिखा रहे हैं आपको, देखिए तीसरा दो ही दिखा रहे हैं। सारी जगह ये चल रहा है कि अब उद्धव वाला गेम भी कंप्लीट हो गया है। मुंबई में बंगाल वाला खेल। मातुश्री की मीटिंग से 5 सांसद नदारद। उद्धव ने कहा पक्का करें कि कहीं नहीं जा रहे, मतलब वीडियो बना करके अपना आप लोग भेजिए हमको। ये चल रहा है, नागपुर वाले नवभारत की खबर है। अब जरा खबर के भीतर चलिए, कुछ हाइलाइट्स इसकी देख लीजिए। यवतमाल वासिम के सांसद हैं संजय देशमुख। इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव से मुलाकात की थी। खास बात है कि जाधव शिंदे सेना में शामिल हैं। इसके साथ ही अटकलें लगाई जाने लगी कि जल्द ही उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद शिंदे गुट में जा सकते हैं।
देशमुख भी मातोश्री में हुई बैठक में ऑनलाइन उपस्थित हुए थे। हालांकि जाधव ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है। और आगे चलिए, ये पूरा गौर से पढ़िएगा ताकि कंट्राडिक्शन आगे क्लियर हो पाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जाधव ने कहा, जाधव जिससे मिले जिस मंत्री से, वो जाधव का स्टेटमेंट सुनिए आप। संजय देशमुख का यवतमाल जिले में शिक्षण संस्थान है। वो अपने संस्थान के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे और चूंकि मैं दिल्ली में था और इत्तेफाक से वह यहाँ सुबह पहुंचे थे, हमने साथ में चाय पी और बातचीत की। कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग ऑनलाइन अटेंड की थी। आगे चलें, चलिए जल्दी। संजय देशमुख और मैं, ये कौन कह रहा है? जाधव। संजय देशमुख और मैं उस समय से दोस्त हैं जब हम दोनों एक ही संगठन में थे, यानी मुख्य शिवसेना बाला साहेब। उस समय वह यवतमाल के जिला प्रमुख थे और मैं बुल्ढाना का जिला प्रमुख था। हम दोनों ने तब से साथ मिलकर संगठन में काम किया है। हम दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। अब भले ही वह दूसरी पार्टी के सांसद चुन लिए गए हैं, फिर भी वह एक पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र के सांसद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यवतमाल वासिम लोकसभा सीट हमारे बुल्ढाना जिले के बिल्कुल पास में है। इसलिए हमारी दोस्ती बढ़िया है और हम दोस्तों की तरह अक्सर मिलते रहते हैं, भले ही राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी हैं। ये कौन कह रहा है? जिससे मुलाकात की उद्धव के सांसद ने, वो आदमी सफाई दे रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कंट्राडिक्शन आप देखिएगा अभी। ये शिंदे की शिवसेना का सांसद, केंद्र में मंत्री, वो आदमी सफाई दे रहा है कि भाई कुछ नहीं, हम दोनों दोस्त हैं पुराने। अब दूसरी उसके साथ खबर जोड़िए जो नवभारत नागपुर ने लिखा कि मीटिंग से नाराज रहने वाले सांसदों में ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर, संजय देशमुख और संजय जाधव के नाम शामिल हैं। हालांकि इन सांसदों ने अनुपस्थिति के पीछे निजी कारण बताए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। आगे चलिए, क्या चलाया जा रहा है ये खबर। उन्होंने कड़े शब्दों में संदेश भेजकर कहा है कि आप अभी जहां भी हैं, प्रेस के लिए एक औपचारिक बयान जारी करें और पुष्टि करें कि आप मजबूती से मेरे साथ हैं। उद्धव ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह के संदेह या अफवाह को बढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए अगले 2-3 दिनों में सभी सांसदों को व्यक्तिगत रूप से मातोश्री में आकर मिलना होगा। और ये टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। 19 तारीख तक तो अभी सब क्लियर हो जाएंगे और चीजें जो मान लिया ढकी छिपी भी होंगी, जो हमको भी नहीं मान लिया कोई बता रहा होगा तो भी। अब आपने सुना जाधव ने क्या बताया देशमुख से मुलाकात को लेकर, ठीक है। अब जरा बाइटें सुनवा करके फिर मैं भाऊ के पास चलूंगा। लाइए पहले भाजपाई की बाइट सुनवाइए। भाजपा क्या कह रही है? ये महोदय हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, सुनवाइए तुहिन सिन्हा। अब उद्धव जी की पार्टी भी लगभग बिखरने के कगार पर आ चुकी है। आज उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी जिसमें 9 में से केवल 3 एमपीज उद्धव जी से मिलने आए, अर्थात 6 एमपीज जो हैं, 2/3 उनके एमपीज उद्धव जी से मिलना मुनासिब या जरूरी नहीं समझते। 2022 में जब उद्धव जी की पार्टी में बगावत हुई थी और 2/3 उनके एमएलएज उद्धव जी को छोड़कर एकनाथ शिंदे जी के साथ गए थे, तो उद्धव जी के पास चीजों को सुधारने का एक अवसर था। लेकिन पिछले 4 वर्षों में भी वो अपनी ही पार्टी से, अपने ही कार्यकर्ता से, अपने ही एमपीज और एमएलए से उतने ही डिस्कनेक्टेड बने रहे। ये पूरा उद्धव के बारे में जानकारी है। और 4 जो पूरे देश में छाप दिया, जब गोदियों ने भी 4 नाम छाप दिए, तो ये 3 बता रहा है क्योंकि 6 पे 2/3 होना है। ये है भाजपाई। अब जरा भाऊ एक में और, क्योंकि सिंधे का ही, भाजपाई तो छोड़ दीजिए, इनका तो नाम लेना सुबह सुबह मतलब दिल खराब करना। सिंधे की पार्टी का मंत्री था ना, जिसने कहा कि हमारी दोस्ती है, हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब एक साथ एक पार्टी में थे, तब से सिंधे की पार्टी। अब सिंधे की पार्टी से ही सुन लीजिए, एमएलसी हैं कृपाल तुमाने, जरा इनको सुनाइए, इनको सुनाइए। उबाटा के 7 सांसद हमारे संपर्क में है और इनके बारे में उनकी इच्छा आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने की है।
शिंदे साहब का जो कार्यशैली है काम करने का, जो सभी सांसदों को, विधायकों को काम होना चाहिए, इसकी जो उनकी मंशा हमेशा रहती है, उसको देखते हुए उनका विश्वास आदरणीय शिंदे साहब जी पर है, इसलिए वो हमारे पार्टी में हमारे साथ में आना चाहते हैं। ऐसा है कि अभी जो राजनीति की परिभाषाएं जो चल रही है आप सब जानते हैं, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होना चाहिए, और काम कौन कर सकता है, तो आज के इसमें अगर देखेंगे तो हमारी जो असली शिवसेना है, हमारे शिवसेना के नेता आदरणीय शिंदे साहब ये काम कर सकते, ये भावना हमारी और उनकी, सबकी, राज्य के पूरे जनताओं की भावना है, इसलिए उनका भी विश्वास शिंदे साहब पर है, इसीलिए आदरणीय शिंदे साहब के नेतृत्व में उनकी काम करने की मंशा है, इसलिए वो आना चाहते हैं। सर, 16 विधायक हमारे संपर्क में है और मानसून सत्र के बाद में उनके बारे में भी विचार हम लोग करेंगे और उनकी भी मंशा हमारे साथ आने की है, आदरणीय शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने की है, तो इस बारे में हम लोग मानसून सत्र खत्म होने के बाद में सोचेंगे। बहुत ही जल्दी दिखेंगे, इतना कहता हूँ, मानसून सत्र के पहले सब कुछ हो जाएगा, ये पक्का। देखिए ये तो दावे ये थे एमएलसी बता ये रामटेक से सांसद थे, इनका टिकट काटा गया। बीजेपी ने कहा कि ये अनपॉपुलर है, ऐसा हमको लगता है, बीजेपी को अपना आदमी घुसेड़ना था वहां पे। तो ये सांसद बन के गए, ज्वाइन किया शिवसेना, उद्धव, मतलब जब स्प्लिट हुई तो एकनाथ शिंदे के साथ गए। एकनाथ शिंदे इनको लोकसभा का टिकट नहीं दिलवा पाए, इसको और भावना गवड़े को, जो वाशिंग वाली है। फिर इनको कंसोलेशन प्राइज करके विधान परिषद में लाया गया। ठीक है, बहुत दुखी है व्यक्तिगत रूप से जब बात करते हैं तो, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विधायक भी आने वाले हैं। अब तुम्हारे साहब को मैं पूछना चाहता था कि अरे पहले आपके विधायक कहाँ जाना चाहते, ये देखो। अब्दुल सत्तार ने अभी विधानसभा परिषद में, बहुत दिग्गज नेता है अब्दुल सत्तार मराठवाड़ा का, और मराठवाड़ा में इस बार अच्छा समर्थन मिला है एकनाथ शिंदे को। वो अब्दुल सत्तार का खेल है। अब्दुल सत्तार ने कहा कि दोनों शिवसेना एक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ममता बनर्जी बनने जा रहा है, हमारे को खत्म करने वाले हैं ये, अगले चुनाव में हम खत्म हो जाएंगे, बीजेपी चाहती नहीं हम आगे ग्रो करें। ये उसका रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे। कितने विधायक रोज लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, हाथापाई हो रही है, कॉलर पकड़ा पकड़ी हो रही है। पहले अपने विधायक तो संभाले एकनाथ शिंदे। रही दूसरी बात, ये 7 का आंकड़ा पिछले 6 महीने से चल रहा है आशीष। 3 नाम कौन है ये हमने सबसे पहले बताया, लेकिन वो 3 भी ऑनलाइन थे। टोटल 9 एमपी ने मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग हाइब्रिड मोड में थी, जो फिजिकल आ सकते थे फिजिकल आए, जो ऑनलाइन आना चाहते थे वो ऑनलाइन आए। उसमें कई कारण हैं, 2-3 का तो मुझे पता है। संजय ये मेरे जिले के हैं, संजय के यहां शादी है। जिस दिन मीटिंग थी उसी दिन लड़के वाले आ रहे थे कुछ सामान वामान खरीदने के उसके लिए। तो संजय ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां भी हो ऑनलाइन आप चल, तो वो ऑनलाइन हो गए संजय। ओम निंबालकर जो सबसे डाइसी माना जाता है केस, अभी दानवे जो वहां पे नेता है, उन्होंने एक मीटिंग ली, उसमें ओम निंबालकर नहीं थे। सारे चैनलों ने बोल दिया कि दानवे ने बहिष्कार किया, दानवे ने, इसने ओम निंबालकर ने, ओम राजे निंबालकर ने बहिष्कार कर दिया। ओम राजे निंबालकर का बेटा किस एडमिट है हॉस्पिटल में, उसने हॉस्पिटल से ऑनलाइन हुआ है वो आदमी, वाक्सव शिल्डी। उसकी पत्नी हॉस्पिटलाइज थी, वो हॉस्पिटल से ऑनलाइन हुआ है। उद्धव ठाकरे ने किसी को नहीं बोला फिजिकली मिलके जाओ, मेरे को डाउट आता है। ऑनलाइन बात हुई, 9 के 9 सांसद ऑनलाइन थे। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि जो ऑनलाइन थे उसमें से 3 डाइसी है, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन वो ओपनली बाहर नहीं आ सकते आशीष जी, उनको लाइन में ही रहना होगा शिवसेना के साथ, क्योंकि जब तक 6 का आंकड़ा पूरा नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते हो, और 6 का आंकड़ा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि 9 में से 4 बंबई के हैं
और बंबई के सॉलिड पीछे खड़े हैं। अब जो सॉलिड पीछे खड़े हैं उसमें से भी एक मीटिंग में नहीं था, वो भी ऑनलाइन था, कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन नासिक का वजह आ गया उसमें, तो वो 4 हो गए। तो अब हम ये बोल सकते कि 5 तो वहीं के वहीं है। और ऑनलाइन नहीं होना इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको। क्या हुआ, शरद पवार ने भी इंफॉर्मेशन दे दी उद्धव ठाकरे को कि एकनाथ शिंदे मुश्किल केस है, शायद जा सकता है। उसके पहले 1.5 साल पहले, अब मैं आज बताता हूं आपको, 1.5 साल पहले आदित्य की और मेरी बात हुई, तब आदित्य ने कहा कि क्या ये बहुत छटपटा रहे सत्ता में आने के लिए। तो मैंने कहा ठाणे में गड्ढा है, और ठाणे हमेशा शिवसेना यानी मातोश्री के लिए असहज रहा है। मातोश्री माने हेडक्वार्टर, शिवसेना का घर है उनका। बाला साहब ठाकरे थे तब भी ठाणे पूरा कंट्रोल में नहीं था, वो दीघे जी के कंट्रोल में था, और कई जगह दीघे बाला साहब को भी ओवररूल करते थे कई मामले में। तो मैंने बोला ठाणे में गड्ढा है। जब मैं 1.5 साल पहले बोल चुका था, 1.5 साल पहले, लेकिन उन्होंने निग्लेक्ट किया। फिर जब उद्धव ठाकरे को शरद पवार जी ने फोन करके बोला कि गड्ढा है, तो उन्होंने आनंद फानंद में एकनाथ शिंदे को समझ किया। एकनाथ शिंदे सोफा सेट पे घर पे बैठे, उन्होंने कहा क्या है एकनाथ, तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है, तुम बन जाओ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मैं आपके सामने, मैं आपके चरणों की धूल हूं। बोले नहीं, सभी लोग कह रहे कि तुम बगावत करोगे। तो शिंदे लिटरली आंसुओं से रोए बच्चे जैसा। आदित्य, उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि बैठे हुए थे। रश्मि को देखा नहीं गया। रश्मि ने खुद कहा उद्धव ठाकरे को, कुछ भी कोई कह देगा और आप अपने सैनिकों पे, अपने घर के लोगों पे विश्वास नहीं रखोगी क्या? फिर उद्धव ने कहा कि देखो एकनाथ, संभल के रहना, लोग बहुत बदनाम करने की प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास हो गया कि तुम हमारे साथ हो। अब तुम्हें मैं एक बड़ा टास्क देता हूं, विधान परिषद के चुनाव है और सारे एमएलए एक जगह इकट्ठा करके उनका वोटिंग करवा देना। इन्होंने एमएलए को इकट्ठा कर लिया उद्धव ठाकरे के आदेश से, और रात को गाड़ी लेके सूरत निकल लिए। तो अब आप मुझे बताओ, जो मीटिंग में आए उन्हें ही लॉयल कैसा समझ सकते हैं? एग्जैक्टली, मैं यही बात मेरा था। और जो ऑनलाइन था उसको कैसा, एक इंडिविजुअली देखो, 9 लोग हैं आशीष, है ना? जब 29-30 है उसमें तो एक के पीछे एक चले जाए इतने, ये 9 लोग तो रोज मॉनिटर हो रहे हैं, है ना? इन 9 लोगों के लिए अब मैं बता रहा हूं आपको, नाम नहीं लेता, एक सांसद का व्हाट्सएप आया है। क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकते, कई जगह बहुत संबंध खराब हो जाते। उनके यहां 14 करोड़ पहुंच गए थे कैश। उसको बोला गया था कि 30-35 और तुम जिस शहर में हो वहीं से पूर्ति की जाएगी। जो तुम्हें चुनाव में जो खर्चा हुआ उसका किस किस को तुमको देना है बकाया, वो बता दो, वो भी पेमेंट हो जाएगा। उनने वो 16 धन्यवाद के साथ फोन करके वापस किए। उन्हें कहा कि मेरा परिवार 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, मुझे माफ कर दो। ये उसने व्हाट्सएप पे बताया, मुझे ये हुआ है मेरे साथ। संजय से मेरी बात हुई, हमारे बड़े मित्रों में से है, मैं जब गांव जाता हूं तो हम साथ में बैठ के खाना वाना खाते हैं। संजय ने कहा कि भाऊ, जब टिकट फाइनल हुआ तो मैंने आपको फोन किया कि भाऊ टिकट लड़ रहा हूं, बोला था कि नहीं आपको? मैंने बोला हाँ बोला था। तो बोला जाने के पहले भी बोल दूंगा जा रहा हूं करके, नहीं जाऊंगा। बोला आप सिंपल सी बात समझो ना, मेरे यहाँ शादी थी, मैं ऑनलाइन, मैंने बोल के साहब को, उसके बाद भी उद्धव जी मुझे बोलते नहीं तुम आ जाओ नागपुर से, तो मैं चला जाता फिर सब छोड़ के। तूने कहा, बोले कि नहीं तुम ऑनलाइन आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। बोले मेरा एक होम्योपैथिक कॉलेज है, मेरे पे कोई ईडी की केस नहीं है, मुझे कोई इनकम टैक्स की केस नहीं, मुझे कोई सीबीआई का समन्स नहीं, मुझे कोई डरने की बात नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं किसान आदमी। होम्योपैथिक का एक कॉलेज है, उस होम्योपैथिक के कॉलेज की एक हियरिंग
दिल्ली में लगी थी, क्योंकि हमारा केंद्र सरकार से डील होता है। और हियरिंग किसके यहाँ हुई थी? प्रताप के यहाँ। तो नागपुर में, दिल्ली में आता तो मुझे कुछ कार्ड्स भी देने थे कुछ लोगों को, और सांसद हूं तो कई लोगों से पहचान होगी। लड़की की शादी है 11 जुलाई को। तो बोला मैं दिल्ली आ गया, उस हियरिंग तो कार्ड दिए कुछ लोगों को। हियरिंग किसके यहाँ थी? प्रताप के यहाँ। प्रताप कौन? मेरा पुराना दोस्त। तो प्रताप ने कहा, बोले हियरिंग घर पे लगाता हूं, तुम आ जाओ, घर पे आ जाओ, सुबह नाश्ता करेंगे। तो मैं गया, नाश्ता वाश्ता किया, हियरिंग अधिकारियों को बुलाया, क्या है कर दो, ये सब मामला जो क्वेरीज थी हमने दे दी। प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी किसी और कारण से, सब मराठी पत्रकार वहां आ गए थे घर पे। उन्होंने मुझे जाते हुए देख लिया, बोला मेरा एकनाथ शिंदे के साथ प्रवृत्त करवा दिया इन्होंने शिवसेना में। बोला मैंने आपको भी फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया, मैसेज डाला कि लाइव हूं, थोड़ी देर बाद करता हूं। तो बोला फिर आपका कार्ड कैसा पहुंचा? मैंने फिर हंसते हुए कहा, मेरे कार्ड, घर वालों को कार्ड थोड़ी देते रहे। ये बात जो हुई, और ये जो बात हुई, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं फोन पे। अब क्या कहोगे आप? मैंने कहा ना कि ये स्थिति हो जाएगी अभी कि राहुल गांधी का पोस्टर सामने है और मोदी का पोस्टर सामने है, बोलेंगे देखो राहुल गांधी मोदी की तरफ देख रहे हैं, देखो पोस्टर में दिखता है कि नहीं मोदी की तरफ देख रहे हैं। अरे राहुल ही जा रहे हैं बीजेपी में। मेरा भाषण सुना होगा एनसीपी में, मैंने एनसीपी के अधिवेशन में मुझे बुलाया गया था भाषण के लिए। मैं एनसीपी का कोई शरद पवार के लिए जितना बुरा हम बोलते हैं शायद चैनल पे कोई और बोलता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देश की स्थिति क्या है, इस पे हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स भी सुने, और भाषण के पैसे देते हैं मुझे, क्योंकि मैं बिना फ्री में, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी को फ्री में सेवा नहीं देता, सिर्फ स्कूलों और कॉलेजेस में बच्चों के लिए। तो मैं गया, तो मैंने एक जोक मारा उसमें, वो खूब चला, वायरल हुआ, वो 2 मिलियन लोगों ने देखा उसको, उस भाषण को 1 घंटे के। उसमें मैंने कहा कि जब मैं खाना खाने बैठा भाषण के पहले, तो मेनू में ढोकला था, ढोकला परोसा गया। तो मैंने कहा कि तुरंत खा लो, कहीं कोई चैनल वाला देख लेगा ढोकला तो शरद पवार का प्रवेश करवा देगा बीजेपी में, और ये बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। ब्रेकिंग न्यूज, शरद पवार एनसीपी के अधिवेशन में ढोकला खिलाया गया। ये इंडिकेशन है कि वो गुजरात के तरफ प्रेम करते हैं और जल्दी ही बीजेपी में जाने वाले हैं, सिर्फ ढोकला रखने से मेनू में। क्योंकि इस देश में अब मीडिया यही करेगा, ढोकला खाया तो बीजेपी में गया। चाइनीज आइटम खाते हुए किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में से बाहर निकला अशोक वानखड़े और चित्रांशी, तो बोलेंगे कि ये पहले से हम बोल रहे थे कि ये चीन के लिए काम कर रहे साले, बताओ चाइनीज रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे। ये स्थिति है वस्तु स्थिति। मुख्यतः इनके 6 लोग हो नहीं रहे हैं, 3 इनके पास जुगाड़ हो गए हैं, 3 का 6 करना बहुत मुश्किल हो गया है। 2 और भी हो गए, 4 भी, मैं बोला संजय भी गया, चलो, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो आंसुओं से रोया था कि मैं आपके पैरों की धूल हूं, कैसा सोच सकता हूं मुख्यमंत्री बनना, जो कुछ भी मेरे को सेना ने दिया, कमी कमी वहिनी तुम्ही तरी काही सांगा। फिर रश्मि जी बोली कि अरे अपने लोगों को कैसा तुम पूछ सकते हो ऐसा अपने घर को। चित्रांश, जिस दिन तुम्हें मुझे पूछोगे कि भाऊ आप न्यूज लॉन्चर पे बात करके, वहां पे न्यूज लॉन्चर खत्म करने के लिए अमित शाह जी से बात करके आए, मेरे लिए क्या बचेगा मुझे बताओ। मेरे लिए सिवाय अपना जीवन खत्म करने की सिवा मेरे पास दूसरा चारा ही नहीं। कि जब चित्रांशी मुझे पूछ रहा है, ये सिचुएशन का पूरा मंचन खड़ा कर दिया एकनाथ शिंदे ने। वहां पे महिला होती, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको कब से जानता हूं, और मैं बता रहा हूं तुम्हें, शिवसेना जो पार्टी है आशिष, ये पारिवारिक पार्टी है। सरकार पिक्चर रिलीज हो गई थी, यहाँ पे संजय को नया नया घर मिला था, प्रवेश तो घर में फंक्शन किया था, उद्धव ठाकरे और रश्मि जी सब आए थे। तो सुबह हम गए, पहुंचे, मैं अकेला नहीं था, 5, 7, 10, 12 पत्रकार थे मराठी। तो मैं और रश्मि जी सब बैठी, तो सब रश्मि जी बाहर आई सबसे मिलने, तो हेलो हाय हुआ। तो मैंने कहा सरकार रिलीज हो गई, कितना रिसेम्बलेंस है अपने यहाँ। तो बोले देखो सरकार पिक्चर में जो पहला सारा पिक्चर जो है, तब तो मैं तो बहू बन के बाहर आ गई। ये बात तो आपको मतलब माता जी को पूछनी थी,
मतलब मेरे सास अच्छी तरह से बता पाती ये पिक्चर कितनी नजदीक है परिवार के। मैं तो बहू बन के आई, तो मैंने बोला दूसरा सवाल पूछो, चलो वो भी बताओ, सरकार का एंड तो कम से कम आपके जैसा दिखता है, वो तो देखा है आपने। तो जोर से हंसी, बोला अरे आप तो ना बिल्कुल पकड़ रहे हो मुझे। नहीं बोले ऐसा थोड़ा लगता है ऐसा, उन्होंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे किस्सा, वो हम सबको किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं नई नई बहू बन के आई और हमारा एक सांसद पार्टी छोड़ के चला गया, तो बोले मेरी सास कमरे में बैठ के फुट फुट के रो रही। कभी बड़ा साहब उसको समझा के जा रहे हैं, कभी उद्धव जी समझा के जा रहे हैं। बोले मैं नहीं, मुझे लगा कि यार पागल लोग हैं क्या ये, राजनीति पार्टी चलाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा क्या रोना धोना करना। छगन भुजबल जब गए तो मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला बोले ये पागलपन का दौर है, इनको ये समझ में नहीं आता इनको राजनीति। बोले वो उनका स्वर्गवास हुआ, पूरा घर में संभालने लगी। फिर एक सांसद विदर्भ का छोड़ के चला गया, मैं रोती रही। मुझे उद्धव जी और अमित मतलब ये उनका बेटा ये मुझे समझाते रहे। अब आप पूछोगे कि मैं क्यों रो रही थी, क्योंकि वो जब भी मुंबई आता था पत्नी बच्चों के साथ, तो उनकी पत्नी हमारे यहीं आती थी। बच्चे मेरा पल्लू पकड़ के काकू हे खायचं, काकू मला ते करून द्या, काकू मला ते करून द्या, और मैं किचन में उन बच्चों के लिए खाना। मेरे लिए ये शौक था कि वो चला गया वो बात नहीं है, ये परिवार अब आएगा नहीं अपने घर में। वो छोटे छोटे बच्चे जो मेरा अटैचमेंट हो गया था, अब वो सब समाप्त हो गई। क्या राजनीति इतनी बुरी है? बोला शिवसेना ऐसी चलती, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये मैं महिमा मंडन नहीं करता, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स थे कि बाला साहब ठाकरे के समय संवाद स्थापित होता था, उद्धव ठाकरे के समय वो संवादहीनता बहुत है, आज भी संवादहीनता है। आज भी मैं कई जगह जाता हूं तो लोग कहते हैं शिवसेना के मिलना ही नहीं होता बॉस, क्या करें, 3-3 चक्कर काटने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं देते, क्योंकि बीच में तो दलाल हो गए अपॉइंटमेंट देने वाले, चाहे राहुल गांधी के यहाँ हो, चाहे उद्धव ठाकरे के यहाँ हो, चाहे अखिलेश के यहाँ हो। आप अखिलेश के लिए अपॉइंटमेंट मांग के देखिए, चित्रांशी फोन करके, नहीं मिलेगा आपको, 4 दलालों के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम बाय एंड लार्ज दिखाई देता है। ममता जी के साथ भी यही हो गया था। चलो ये ठीक है, टूल किट के तहत हारी, ये सब कुछ आ गया, लेकिन तीसरी बार जब सरकार बनी तो एक संवादहीनता हो गई थी। ये बीच में बहुत सारे दलाल इकट्ठा हो गए थे जो सब बीजेपी में चले गए। तो बाला साहब ठाकरे को वो था, चाहे सरकार सत्ता में न रहे, वो जीवन संपर्क रखते थे। किसी भी कोकण से कोई आया, विदर्भ से कोई आया, साहेब ते विदर्भ, अरे त्याला बोलावं आतमध्ये, बस काय चाललं विदर्भात, जेवलास की नाही, जेवण करून जा, सगळं ठीक, घरी काही व्यवस्था। वो अपनापन लगता है कि पीठ पे हाथ रखा, वो उसके बाद जीवन भर 4 पीढ़ियां फिक्स हो जाती है। वो सोनिया गांधी में दिखता है मुझे। सोनिया गांधी आज भी पुराने लोगों को बोलती है, पूछती है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। एक घेरा रहता है उन लोगों का कि जो लोगों को लगता है कि कोई अच्छे लोग आके मिलेंगे तो शायद हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये स्थिति जिस पार्टी की हो, उसमें यदि 4 भी इनके साथ रहे सॉलिड, तो वो 6 का आंकड़ा पूरा नहीं होता, इसलिए छटपटाहट है। और 7 का आंकड़ा इसलिए बोला जा रहा है, इतना 6 इकट्ठा नहीं हो रहे, चौथा इकट्ठा नहीं हो रहा 3 से ज्यादा। अब वो 3 भी डायसी हो गए कि रोज बदनाम होने से अच्छा है या तो क्या करे, फिर अपन नहीं जाए नहीं। फिर उसमें क्या हो गया था महाराष्ट्र में, मैं बता रहा हूं स्प्लिट कैसी होती। मध्य प्रदेश में क्या हो गया था, मध्य प्रदेश में एक आंकड़ा था ज्योतिरादित्य के साथ, लेकिन वो आंकड़ा भी वो नहीं, उनको तो इस्तीफा लेना पड़ा, लेकिन इस्तीफा देकर बीजेपी मेजोरिटी में आए ऐसी स्थिति भी नहीं थी। उनको 10 लोग और जोड़ने पड़े, और वो 10 लोग फिर थैले से जुड़े। और जो सीक्वेंस लोग बताते हैं, यूपी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उज्जैन से पकड़ा गया, याद है आपको? हाँ, जो चर्चा है मध्य प्रदेश में कि वो पैसा उसने फाइनेंस किया था,
उसके एवज में उसको अभयदान दिया गया था। उस अभयदान के चलते वो उज्जैन आया था। तो ऐसी कई चर्चाएं हैं, कई, हालांकि इसके प्रूफ नहीं होते, लेकिन जब चर्चाएं होती तो कम से कम उसमें कुछ तो, जब धुआं निकलता है तो आग तो लगी है कहीं ना कहीं, भले ही बहुत बड़े लपेटे दिखते नहीं, लेकिन धुआं तो दिखता ही है। तो उनको इस्तीफा हो गया। इस्तीफा इतने नंबर का किया कि बीजेपी ऑटोमेटिक मेजोरिटी में आ गई। उसके बाद में फिर बाई इलेक्शंस हुए। तो तमाम स्प्लिट आप देखो तो उसमें ये लगता है कि ये बहुत डिस्परेट है। क्योंकि अभी इसके पहले भी कार्यक्रम में जो हमने किया था उसमें आपने बिल्कुल यूपी के चुनाव जल्दी क्यों, क्योंकि इनको, जो मैं फिर से एक बार बता दूं कि इनके जो आंकड़ा बनता है वो अभी 312 है टीएमसी जुड़ने के बाद। इनको किसी भी हालत में 360 का आंकड़ा पहुंचना बहुत जरूरी है। और 360 पहुंचने के लिए जो 38 अलग ग्रुप हैं, ये 38 जुड़ने के बाद भी 360 नहीं होते। जो 38 इंडिया और एनडीए में नहीं है वो जुड़ने के बाद भी नहीं होता। तो अरे उनको 360 तोड़ना है। पहुंच जाएंगे भाव तो चैन से नहीं बैठेंगे सर, क्योंकि इनके हाँ, पास काम ही और कोई नहीं है। ये तो 360 में भी चैन से बैठेंगे, काम ही नहीं है कोई इनके पास। उद्धव ठाकरे यदि ये सोचते हैं कि एक मीटिंग ले ली, 7 लोग, 9 के 9 लोग मीटिंग में थे, 4 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग ऑनलाइन थे, तो उद्धव ठाकरे को इसी को में खुशी होनी चाहिए कि 5-4, मतलब उधर 5 ऑनलाइन है, इसका मतलब वो स्प्लिट नहीं हो सकता। ऑनलाइन के ऑनलाइन सारे भी जाए तो 2/3 नहीं हो किसी सकता। बात का भरोसा किसी पे नहीं। हम तो एक लाइन की बात, ठीक है, हाँ। लोग फोन पे कह रहे हैं भरोसा। जब ममता बनर्जी, मान लिया उद्धव में और बाला साहेब में लोग कहते हैं अंतर न कि संवाद में अंतर आया, संवादहीनता बढ़ी। ममता तो रोज तमाम लोग आज भी कहते हैं ना, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा सब बता रहे हैं ना कि हम कौन, सब सहारा दे करके ममता दीदी लेके गई, सांसद बनाई, ये की, जिसने सब कुछ बना दिया, घर से उठा लाई, 30-30 साल अरे की बच्चियों को सांसद बना कांग्रेस, दिया। कांग्रेस में देखो ना, कांग्रेस में देखो, क्या विखे पाटिल, पाटिल परिवार को, विखे परिवार को कुछ नहीं दिया। हम्म, जवाहरलाल नेहरू से लेकर परिवार के साथ थे, हाँ, चला हाँ, गया बीजेपी में। अशोक वही चौहान, बाप मुख्यमंत्री, डाई हार्ड मुख्यमंत्री नहीं। सपोर्टर, हाँ, वो अभी मैं जिनकी श्रद्धांजलि सभा करके आया पुणे से, हाँ, थोपटे साहब, थोपटे साहब की ये स्थिति थी, जो मुझे कीर्ति आजाद के शब्द याद आ गए कि उनके पिताजी ने कहा गेट आउट, घर से बाहर निकलो, बीजेपी ज्वाइन कर ली तुमने। जिसके पिता के पे गोलियां चलाई, अंग्रेजों की मुखबरी करके मेरे को मारने का प्रयास किया, उन लोगों के साथ तुम चले गए, घर से बाहर निकल। थोपटे साहब का बेटा जब संग्राम थोपटे बुरी तरह से बेइज्जत, रोज बेइज्जत होता था कांग्रेस में, वो जब बीजेपी में चला गया तो संग्राम थोपटे ने कहा नहीं, तुम बीजेपी में गए हो, मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी हूं और मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा, मेरे से बात मत करना एक पॉलिटिक्स की। उनके एक रिलेटिव थे रमेश पाटिल, उनको कमरे में बुलाया, उनका जन्मदिन था। कमरे में बुलाने के बाद उन्होंने, जो स्टाफ था, बोले सब अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद किया, बोले दरवाजा बंद करो। बोला मैं सबको बता रहा हूं, हाँ वो बीजेपी में गया है, मैं नहीं, मैं आज भी कांग्रेस में हूं। क्यों रमेश? बोला हाँ साहब, मैं भी आपके साथ कांग्रेस में हूं। हाँ, आपण काँग्रेसमध्येच राहायचं, आपली आई आई थी, मरते दम तक उसने आखिरी सांस ली 92 साल की उम्र में। और जब श्रद्धांजलि सभा हो गई, मुझे शर्म आती है आशीष कहने में, संग्राम थोपटे तो बीजेपी में गए, पूरा बाल गंधर्व का हॉल, जिस सबसे बड़ा हॉल माना जाता है नाटक का, पैर रखने को जगह नहीं थी, बाहर लोग खड़े थे, और स्टेज पे कम से कम 25 लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े नेता। शरद पवार स्वयं आए थे, जो शरद पवार घोर विरोधी जीवन भर रहे अनंतराव थोपटे के, ऐसा बोला जाता है, वो स्टेज पे आ गए। कांग्रेस की पूरी टीम स्टेज पे आ गई, शिवसेना वाले स्टेज पे आ गए, एकनाथ शिंदे के लोग स्टेज पे थे, सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे। बीजेपी की एक कॉर्पोरेटर लड़की भाजपा थी। किसी को नहीं है भाऊ, हम रोज कहते हैं, इसे थोड़ो लोग कहते हैं मोदी पर दिया, संग्राम, किसी को मैं नहीं आज है। मुझे शर्म नहीं आती बोलने में, संग्राम मेरे पास में बैठ के अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, नजर नहीं मिला पा रहे थे, उनको समझ आ रहा था
कि मैं जिस पार्टी में हूं, मेरे पिता के श्रद्धांजलि सभा में एक आदमी नहीं है। ये भाजपा किसी की नहीं है। और आगे सुनिए, सिर्फ नहीं है की बात नहीं है। मंत्रियों ने प्रोग्राम दिया, सुनेत्रा पवार, उनका प्रोग्राम आया जिले का कि वो श्रद्धांजलि सभा में अटेंड करेगी। राम शिंदे विधान परिषद अध्यक्ष, उनका प्रोग्राम आया कि वो अटेंड करेंगे। 2 और मंत्री है, उनका प्रोग्राम आया कि वो अटेंड करेंगे। किसी को वायरल हो गया, किसी की गाड़ी खराब हो गई, कोई नहीं आया। अरे भाऊ कहाँ आप थोप तक ये बात कर रहे हो? जो अडवाणी जो अपने मैं कहता हूँ बार बार, जो अपने बाप को एक गिलास पानी नहीं दिया, उससे उम्मीद करे पड़ोसी के लिए, यार पड़ोसी है बेटा निकल के जा रहा है, वो हमको एक गिलास पानी दे दे, हम पड़े हैं बरामदे में प्यासे। अपने बाप को सब पानी नहीं देंगे तो दूसरे कहाँ बाबूजी जा रहे हैं रोटी खिलाने मक्खन लगा के। और इन सुनेत्रा आई नहीं, मुझे इसका क्यों बुरा लगा, क्योंकि ये अजित पवार का स्टेटमेंट है आशीष। अजित पवार ने एक बार कहा कि मैं 23-24 साल की उम्र थी, कोऑपरेटिव बैंक पे अजित पवार को लाने की बात हुई, तब कांग्रेस इकट्ठा थी। हाँ। थोपटे साहब ने कहा कि अजित को बैंक में लड़वाते हैं। शरद पवार ने कहा बहुत छोटी उम्र है, अभी नया है, थोड़ी सीखने दो। तो थोपटे साहब ने क्या कहा शरद पवार को, घर बैठ के नहीं सीखता आदमी, काम पे सीखता है। उसे संचालक बना रहे हैं, उसको लड़वा रहे हैं, संचालक बनेगा, सीखेगा, समझ में आ जाएगा उसको, यही उम्र है सीखने की। शरद पवार चुप हो गए। और अजित पवार को जिस आदमी ने पहला पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करवाया होगा जीवन में कोऑपरेटिव बैंक में, उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री वहां नहीं आई। फडणवीस ने मना कर दिया होगा। अब तो सुनेत्रा पवार फडणवीस की मर्जी के बगैर मतलब कहीं नहीं जाए, पूरी पार्टी कब्जा बैठ गए हैं देवेंद्र फडणवीस, पार्टी पूरा जेब में रखकर। अब तो एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी जेब में है फडणवीस के। खैर कार्यक्रम खत्म करते वक्त बहुत हो गया, इसमें बहुत हम लोग कहानी किससे, लेकिन आखिर में मैंने कहा था सांसद अनिल देसाई और संजय राउत, इन दोनों को सुन लेते हैं कि इनका क्या करना है। ये लोग उद्धव साथ हैं, सुनवा दीजिए भैया, जल्दी सुनवा दीजिए। ये सरासर गलत झूठ बात। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें शामिल हो गए थे। कुछ वहां आए थे, कुछ ऑनलाइन शामिल हो गए थे, और सभी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने किसी की बेटे की शपथ ली, किसी ने भगवान की शपथ ली, किसी ने साईं बाबा की शपथ ली, और आखिरी दम तक हम यहाँ रहेंगे, इस प्रकार की भाषा। वो जो यूनियन मिनिस्टर देश के हैं या शिंदे ग्रुप के हैं, तो क्या हो गया? अगर मेरा कोई प्रधानमंत्री के पास काम है तो उनके पास मैं जाऊंगा ना, देश के प्रधानमंत्री है। अब आ गए, अभी कल शाम को मैं मुंबई में था, तुरंत रात को दिल्ली में आ गया, सुविधा है आने की, तो आते हैं हम लोग। ये मैंने ये लोग कह रहे हैं, एमपी लोगों ने कहा है कि हम उद्धव जी के साथ हैं। चलिए देसाई साहब को सुनाइए। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, परसों हुई मीटिंग में सभी 9 के 9 सांसद, 5 लोग बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 4 लोग हम लोग तो इन पर्सन थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, उससे अटकलें जो कोई लगा रहे हैं वो गलत है। अब दोनों को सुन लिया, मामला साफ है। बाकी कोई डेवलपमेंट होगी तो हम जोड़ेंगे। अभी इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि अगला कार्यक्रम फिर लेकर के आना है। धन्यवाद। किसी की गारंटी नहीं लेते, नहीं गारंटी नहीं। वर्तमान में जो घटनाक्रम है उसका ओरिजिनल चित्र आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। बहुत समय हो गया, क्योंकि मैं विषयांतर इसलिए कि कैसे लोग बीजेपी में जो जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है ये मैंने बताया। लोग लॉयल्टी किसको कहते हैं हमने ये बताने का प्रयास किया, और वास्तविकता क्या है ये बताने का प्रयास किया। जो 4 गए
वो नहीं जाएंगे ऐसा हमने नहीं कहा, क्योंकि एकनाथ शिंदे सोफा सेट पे बैठ के रो रहे थे और उद्धव ठाकरे ने सारे विधायक उनके हाथ में दे दिए कि ये अब चुनाव करवाएंगे, और वो उन विधायकों के लेके सूरत चले गए। कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। और आशीष जी ने सही कहा, जो अडवाणी जी के लिए नहीं, अडवाणी जी का यदि हश्र बीजेपी में होता है तो फिर बाहर से आने वाले तो बहुत दूर के हैं, बहुत दूर के हैं। चलिए इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में आ रहे हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।